नमस्कार, आज है 4 अगस्त दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की सुर्खियां। फेस्टिव सीजन से पहले आई गुड न्यूज। खाने का तेल होगा और सस्ता, 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है खाने का तेल। तेल कंपनियों और खाद्य सचिव की बैठक में फैसला। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। इंडिया 360 में बताएंगे क्यों इस बार बढ़ सकती हैं ब्याज दरें, क्या होगा आप पर असर। और कल सुबह 9:45 से क्रेडिट पॉलिसी पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा भारी उतार चढ़ाव। निफ्टी 6 अंक गिरकर 17,400 के करीब बंद। सेंसेक्स 52 अंक लुढ़का। बैंक, फाइनेंशियल, रियल्टी शेयरों में गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर लुढ़का। डॉलर की कीमत 79 रुपए 47 पैसे हुई। युद्ध की तरफ बढ़ता चीन। ताइवान की सीमा पर दागी 11 मिसाइलें। ताइवान बोला हम संघर्ष नहीं चाहते लेकिन हम तैयार भी हैं। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। युद्ध हुआ तो कौन पड़ेगा भारी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। बोले हमें धमकाया जा रहा है लेकिन हम न भागेंगे न डरेंगे। और महाराष्ट्र में फिर टल सकता है एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार। संभावित तारीख से पहले सीएम की तबीयत खराब। ये थी हेडलाइंस। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, खबरों का पूरा फ्लो आपको बताते हैं न्यूज अपडेट में। आज जब आप सोकर उठे होंगे तो आपको हर टेलीविजन चैनल्स पर नेशनल हेराल्ड से जुड़ी खबरें देखने को मिल रही होंगी। ये मामला लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज नेशनल हेराल्ड की होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन के ऑफिस की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि मामले से जुड़े सबूतों की ईडी छानबीन कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही यह अभियान चलाया गया तलाशी का। ये छापेमारी ऐसे वक्त में शुरू की गई है जब कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। उनसे ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है। अचानक सभी टेलीविजन चैनल्स का ध्यान महाराष्ट्र की खबर पर आकर टिक गया। खबर आई कि पात्रा चौल जमीन घोटाले में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब विशेष अदालत ने राउत की हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। संजय राउत की हिरासत आज खत्म हो ही रही थी। इससे पहले ईडी ने आज उन्हें जो है पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उनकी हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। इस बीच ईडी ने आज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें कल यानी शुक्रवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बताया कि वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र की एक और खबर अचानक सुर्खियां बन गई। खबर आई कि एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल होने वाला है। हालांकि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के बाद कल मंत्रिमंडल विस्तार टालने के आसार बन गए हैं। काफी माथापच्ची के बाद बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच मंत्रियों के बंटवारे का फैसला हुआ था। बीजेपी के 8 और एकनाथ शिंदे गुट से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी थी। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इधर शिवसेना के उद्धव गुट के आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस गुट को कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर फिलहाल कोई फैसला न करें। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि असली शिवसेना उसे ही माना जाए, पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सोमवार तक फैसला करेंगे। इससे पहले बुधवार को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां दोनों गुटों ने अपना पक्ष रखा था।
इन खबरों के बीच एक और खबर सुर्खियां बन गई है। खबर आई कि जस्टिस यूयू ललित देश के अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की है। सीजेआई रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजेआई के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि जस्टिस ललित भी सिर्फ 74 दिनों के लिए ही सीजेआई बनेंगे, क्योंकि 8 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस यूयू ललित 3 तलाक की प्रथा को अवैध ठहराने समेत कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट की एक फैसले की खबर इसके बाद सुर्खियां बनी रही। कलकत्ता हाईकोर्ट से झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार विधायकों को बड़ा झटका लगा है। विधायकों के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका लगाई थी इन विधायकों ने, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इसकी बजाय सीआईडी को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल कोंगारी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 30 जुलाई को करीब 49 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। इस बीच हरियाणा से खबर आई कि पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिश्नोई के साथ रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। मॉनसून से जुड़ी हुई खबरों की ओर भी सबका ध्यान रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने केरल के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट, राज्य के बाकी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। पूर्वी राजस्थान में 7 और 8 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में शनिवार से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 5 से 8 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। अमेरिकी सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा कर चीन के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। वो चीन जो लगातार दौरे से पहले अमेरिका को आग से खेलने की कीमत चुकाने की धमकी दे रहा था, वो नैन्सी के दौरे के बाद भी धमकियां ही देता नजर आ रहा है। चीन ने ताइवान की सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अब तक के एक्शन को देखें तो लगता है जैसे चीन ताइवान को डराने की कोशिश करने में लगा हुआ है और युद्ध का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स यूक्रेन का उदाहरण भी दे रहे हैं। युद्ध की आशंका खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन की सीमा पर पहले युद्धाभ्यास शुरू किया, उसी तरह चीन भी ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। इस बीच ताइवान ने चीन की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का दावा भी किया है। ताइवानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलें ताइवान स्ट्रेट पे गिरी हैं, जो आइलैंड ताइवान और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच 180 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। चीन जिस क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है वो ताइवान से महज 20 किलोमीटर दूर है। ये सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है। चीनी सेना ताइवान खाड़ी में हेवी फायरिंग कर रही है। चीन की फायरिंग को देखते हुए ताइवान की एयरलाइंस जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मेंग शियाकिंग ने दावा किया है कि चीन की सेनाएं ताइवान के उत्तरी तट पर स्थित कीलंग बंदरगाह को सील कर सकती हैं। मेंग ने यह भी कहा है कि पूर्वी ताइवान से सटे 2 इलाकों हुएलियन और ताइदोंग में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला भी शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन की तरफ से ही धमकियां दी जा रही हैं, ताइवान ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। ताइवान ने कहा है कि वो चीन के सैन्य अभ्यास पर करीब से नजर बनाए हुए है। ताइवान ने कहा है कि वो संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहेंगे कि इसकी जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ ताइवानी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से चीनी सैन्य धमकियों की आलोचना करने की अपील की है। ताइवान को लेकर चीन हमेशा आक्रामक रहा है। दशकों से चीन का सरकारी मीडिया ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है, लेकिन उसमें युद्ध के विचार को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता था। चीन को भी पता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो ये उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध से चीन को इतना आभास तो हो गया है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो ये लंबा खिंच सकता है और इससे उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। लंबा वक्त नहीं बीता जब ताइवान और चीन के बीच विवादित मसलों के हल के लिए बातचीत के जरिए निकालने की कोशिशें हुई थी, लेकिन जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद
चीन का रुख थोड़ा आक्रामक हुआ है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में ताइवान पर दबाव और ज्यादा बढ़ाया जाता रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कुछ महत्वाकांक्षाएं चीन को युद्ध की ओर धकेल सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा शी जिनपिंग को खुद को साबित करने की है, जिनकी साख लगातार गिर रही है। शी जिनपिंग खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते हैं। वो ये भी प्रेजेंट करना चाहेंगे कि वो एक सख्त लीडर हैं और देश का नेतृत्व कुशल हाथों में है। अब देखना यह होगा कि चीन जो सैन्य अभ्यास कर रहा है वो सिर्फ अभ्यास तक ही सीमित रहता है या फिर ये कहीं युद्ध की तैयारी है। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, बार बार कंपेयर वही किया जा रहा है, मैं कल भी जिस प्रिटेक्स्ट की बात कर रहा था, क्या चीन ने वो प्रिटेक्स्ट हासिल कर लिया है नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद, और ये युद्धाभ्यास क्या सिर्फ युद्धाभ्यास है, सिर्फ कड़े तेवर एग्रेशन दिखाने का एक तरीका है चीन का, या चीन इससे आगे भी जाएगा सर? मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा से एक और मौका मिलता है चीन को अपनी काबिलियत, अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने के लिए कि किस तरह से वो ब्लॉकेड बना सकता है ज़मीन पर ताइवान के इर्द गिर्द। नैन्सी पेलोसी आई हैं, उन्होंने भाषण दिया, वो चली गई हैं। और ये जो लगातार उनके भाषण से पहले भी करीब 1 साल से ये चल रहा है कि लगातार वहाँ विमान उड़ते हैं, कभी-कभी उल्लंघन करते हैं वहाँ की एयर स्पेस का, और ये उस भाषण की वजह से और तेजी से आगे कार्यक्रम जो है वो बढ़ा है। और चीन केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में दिलचस्पी रखता है, वो युद्ध में दिलचस्पी नहीं लगता। उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो युद्ध करे इस हालात में ताइवान के साथ, क्योंकि फिर वो ज़्यादातर जो जितने पश्चिमी देश हैं वो और भी एकजुट हो जाएंगे और रूस और चीन एक तरह से एक साफ नजर आएंगे कि वो शांति भंग करने वाले देश हैं। तो चीन नहीं चाहेगा कि तनाव इतना बढ़े कि किसी तरह का युद्ध हो। पर हाँ, ऐसे हालात में तनाव में कभी-कभी गलती हो सकती है और उससे बात काबू से बाहर निकल सकती है। पर चीन को ज़रूर, आपने जैसे शुरू की बात कि इस यात्रा से एक मौका मिला अपनी जो उनकी हैसियत है इस तरह का ब्लॉकेड करने की, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की, वो उनको ज़रूर मौका मिला है। उसके साथ-साथ वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखें कि ताइवान और चीन के आर्थिक संबंध जो हैं वो बहुत गहरे हैं। करीब $325 अरब का व्यापार है, $200 अरब निवेश है। ताइवान का चीन में लाखों लोग यात्रा करते हैं, रहते हैं एक दूसरे के यहाँ। तो चीन की जो नीति है वो धीरे-धीरे बिना इसका खास प्रदर्शन किए उसको अपने साथ जोड़ लेने की है, ना कि जबरदस्ती सैन्य शक्ति से उसको हथियाने की है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इस यात्रा से हाँ, उसको मौका मिला कि अपनी शक्ति का फिर से एक बार प्रदर्शन करे, और ये धीरे और बिना कुछ दिखावा किए मुझे लगता है ये लगातार चलता ही रहेगा कि वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ताइवान को अपने साथ जोड़ता जा रहा है। बहुत कम देश बचे हैं जो ताइवान को आज मान्यता देते हैं, और चीन की कोशिश है कि वो और भी कम होते जाएं। तो यदि अमेरिका सचमुच में ताइवान की सहायता करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कुछ और देशों को इस तरह से समझाना होगा कि वो ताइवान के साथ खड़े हों, जो वो कर नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा से कुछ खास फायदा अमेरिका को मिलने वाला नहीं है। जी, लेकिन सर बार बार यही कहा जा रहा था, और आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है, और बहुत बड़ा सबक दुनिया ने लिया है, क्योंकि पुतिन साहब के बारे में भी पिछले साल दिसंबर तक यही कहा जा रहा था कि युद्धाभ्यास वो जरूर कर रहे हैं, हमले जैसी कोई योजना नहीं बनाएंगे, मौजूदा परिवेश में, मौजूदा परिस्थितियों में रशिया के लिए हमला करना भी मुफीद नहीं होगा। यूरोप से उनके संबंध, खासतौर से जो गैस पाइपलाइन जा रही है, फिर इकोनॉमिक से जुड़े हुए जो मसले थे, तो पुतिन ये रिस्क शायद नहीं लेंगे। इस तरह की बातें पिछले साल चल रही थी। क्या हम उसी स्थिति में हैं, या चीन के मामले में जैसा आप बता रहे हैं कि अभी वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा? कैसे हम इतना डिटरमिन्ड होके, क्रिस्टल क्लियर होके कह सकते हैं कि चीन रशिया जैसी स्थिति को नहीं दोहराएगा?
अक्सर ये कंपैरिजन होता है हम्म, कि राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से उन्होंने एक अ, युद्ध की शुरुआत कर दी, बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया पहले कि वो शक्ति प्रदर्शन से अपनी बात मनवा लें। तो क्या ऐसा चीन भी कर सकता है? कुछ हद तक ये समझा जा सकता है कि ये संभव है। पर वो शायद मुश्किल इसलिए हो जाता है कि रूस के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, हम्म, उसकी सीमा से जुड़े हुए, वो उसके मुकाबले बहुत कमज़ोर हैं। अ, नेटो सीधा उसमें इतना दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा और ना ही उसने की है, ये रूस को इसका पूरा भरोसा है। जबकि चीन के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें ज़्यादातर देशों से चीन का कम से कम सीमा को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर तनाव है। और उसके पड़ोसी देश जो उससे नाराज़ हैं, वो शक्तिशाली हैं। चाहे वो हम्म, आसियान देशों की बात करें और भारत सबसे बड़ा शक्तिशाली देश उसके पड़ोस में है, जिससे सीमा विवाद लगातार बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन कुछ ऐसी हरकत करेगा और ख़ासकर यूक्रेन का उदाहरण आप यदि लें कि किस तरह से पूरे पश्चिमी देशों ने परोक्ष रूप से, हम्म, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से सक्षम किया है यूक्रेन को कि रूस के सामने वो खड़ा रहे। और ज़ाहिर है कि सैन्य शक्ति के नज़रिए से रूस बड़ी ताकत है चीन से आज भी। आर्थिक नज़रिए से चीन बड़ी शक्ति हो सकती है। तो यूक्रेन से यदि उसको कुछ सीखना होगा तो मुझे लगता है कि यही सीखना होगा चीन को कि सैन्य शक्ति का वो बिल्कुल प्रयोग करने की सोचे भी ना। और ऐसा है भी कि चीन ने शुरू से ही यदि उसकी नीतियों को देखें तो उन्होंने पहले लिबरेशन ऑफ ताइवान की बात की और फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतना होगा। तो उनकी जो नीति ताइवान को लेकर है और आपने उससे पहले देखा हांगकांग में और मकाओ में भी, वो यही है कि उनको धीरे-धीरे आर्थिक सामाजिक तौर से अपने साथ सम्मिलित कर लिया जाए। और यहाँ तक राजनीतिक तरीके से जुड़ने की बात है, उसमें कुछ ऐसे तरीके ढूँढे जाएँ जैसे वन कंट्री टू सिस्टम्स की वो बात करते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि ज़ोर-ज़बरदस्ती उनको करनी पड़े। और वैसे भी अमेरिका भी कुछ हद तक बात को आगे बढ़ाता है, पर हमेशा वो भी अंकुश रखता है। हम्म, एक हद से ज़्यादा नहीं बात करता। बार-बार आप देखें कि एंथनी ब्लिंकन जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो बार-बार समझा रहे हैं। आज भी वो नोम्बेन में हैं, आसियान मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वहाँ वांग यी चीन के विदेश मंत्री भी हैं। वो बार-बार खुलकर कह रहे हैं कि जो अमेरिका की ताइवान नीति है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो चीन को समझाना चाह रहे हैं कि वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा अपने आप में एक बिंदु अलग है। आप देखें कि वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुलकर कहा कि वो इस यात्रा के समर्थन में नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वहाँ की सेना भी ये नहीं समझती कि उनकी यात्रा होनी चाहिए थी और यात्रा हुई। तो अब कोशिश अमेरिका की तरफ से भी ये लगातार है कि चीन को समझाए कि उनकी जो मूल तौर पे जो मौलिक नीति है ताइवान को लेकर उसमें बदलाव नहीं है। पर चीन उस मौके को आप देखें कि लगातार इस्तेमाल करना चाहता है कि यदि इस तरह का तनाव बनता है तो वो अपनी सैन्य शक्ति का जी, प्रदर्शन ज़रूर करे और लगातार दिखाए कि ताइवान के पास कोई ज़्यादा विकल्प है नहीं बचे। और बिल्कुल। धीरे-धीरे और मुझे लगता है आने वाले दशकों में वो कोशिश करेगा कि कोई एक भी देश ना बचे जो मान्यता दे ताइवान को, तो फिर तो ताइवान के पास रास्ता नहीं बचेगा। तो अमेरिका जिस तरह से सहायता कर सकता है जी, या करनी चाहिए जिस तरह से, उस तरह से नहीं कर रहा है। केवल मुझे लगता है अंदरूनी राजनीति जो अमेरिका की है उससे ये सब यात्राएँ होती हैं, बिल्कुल उनकी सर। वहाँ तक सीमा है। अब मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि सर चीन कहाँ तक आगे जाएगा? अब कहा यह जा रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत है चाइना की ओर से और चाइना इसे कई सोपानों में आगे ले जाना चाहेगा। इसे एकदम से वो बंद भी नहीं करेगा और एकदम से कोई फुल स्केल वॉर भी नहीं करेगा, बट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो आगे बढ़ाना चाहेगा और उसकी 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 बानगी हम देख रहे हैं। ताइवान के ऊपर से लगातार मिसाइलें जा रही हैं। ताइवान ने अपना एयर स्पेस, अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। और यही नहीं, बताया ये जा रहा है सर कि कम से कम 4 से 5 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जाकर गिरी हैं जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और जापान ने इस पर एक प्रोटेस्ट भी रजिस्टर किया है। तो ताइवान से आगे चीन के बढ़ने की कोशिश है, ये डेलिबरेट है और ये कहां तक आगे ले जाएगा चीन, इसे कब रुकेगा चीन? चीन की अपनी पड़ोसी देशों के साथ लगातार जो रणनीति रही है उसको अक्सर हम लोग 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की बात करते हैं। हम्म,
तो इतनी शक्ति प्रदर्शन का वो कर रहा है दक्षिण चीन सागर में, पूर्व चीन सागर में। आप देखें ताइवान के उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में लगातार ये जो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसके साथ-साथ चीन ये भी कह रहा है कि रास्ते खुले हैं, एयर स्पेस खुला है, समुद्री रास्ते भी खुले हुए हैं। तो एक तरह से 2 तरह से वो बात करता है। ज़मीन पर अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और साफ-साफ कहता है कि नहीं, हमारी जो नीति है वो साफ है और हमारी मंशा अच्छी है। पर मुझे नहीं लगता कि ये बात चीन के विकल्पों में आती ही नहीं है कि वो ये युद्ध इस तरह से छेड़ पाए। क्योंकि उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है चीन के लिए। अ अ, एक तरह से देखें कि पहले से ही ताइवान दुनिया का एक शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था वाला देश है। वहाँ से खासकर जो चिप्स पैदा होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जी। या वहाँ का जितना व्यापार निवेश चीन में है, वहाँ की जो तकनीक इतनी अति आधुनिक तकनीक है ताइवान के साथ, तो वो क्यों चाहेगा कि विनाश करे ऐसे अपने ही चीन उसको अपना ही राज्य मानता है एक तरह से। तो वो चाहेगा कि उसको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना वहां विनाश किए ही धीरे-धीरे अपने साथ जोड़ ले। और पिछले कुछ दशकों में इस तरह का सामने नजर आता है कि वो ताइवान जोड़ा जा रहा है धीरे-धीरे चीन के साथ। और छोटी-सी आखिरी बात मैं जोड़ दूं इसमें जी। कि पिछले 25 सालों से आपने अंदरूनी राजनीति यदि देखी हो ताइवान की, तो वहाँ 2 टर्म जो हैं वो 8 साल तक केएमटी कुओमिंतांग पार्टी रहती है और फिर 8 साल डीपीपी जो अभी त्साई इंग-वन राष्ट्रपति वहाँ हैं, वो डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी से हैं। डीपीपी की अभी राष्ट्रपति हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 2024 में शायद फिर से केएमटी आ जाएगी जो नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ की। और जब नेशनलिस्ट पार्टी आती है तो उसका बीजिंग से तालमेल अलग हो जाता है। ये वो आज़ादी की बात उतनी नहीं करते या नहीं करते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से शायद ये भी सोचा जा रहा है कि यदि 2024 में फिर से केएमटी सत्ता में आती है, हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है, तो क्या फिर चीन का तालमेल और भी तेजी से आगे बढ़ेगा और ताइवान जुड़ जाएगा और ज्यादा चीन के साथ। तो अमेरिका के लिए ये एक तरह से थोड़ा समय है, ये 2022 से 2024 तक ये कोशिश करने का कि ताइवान की आज़ादी को, वहाँ के लोकतंत्र को और ज़्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया जाए चीन से अपना एक तरह से जो मुकाबला है उसको लड़ने के लिए। पर अमेरिका ताइवान का केवल इस्तेमाल चीन से अपने कंपटीशन में कर रहा है। उसको ताइवान से मुझे नहीं लगता है कि बहुत उसको लगाव है। हाँ, हथियार बेचना चाहता है, हथियार वो लगातार बेचता रहा है ताइवान को, और इसलिए वो भी उसका एक अपना एक कहें कि राष्ट्रहित है कि हथियार बिल्कुल और चाहिए। और बतौर नेशन ये नैन्सी पेलोसी का क्योंकि ये धीरे-धीरे अब धीरे क्या अब ये पूरी तरह से साफ ही हो चुका है कि ये अमेरिका एज अ नेशन ये फैसला नहीं था कि वो नैन्सी पेलोसी को वहाँ भेजें। बार-बार अमेरिकी सरकार की ओर से भी कहा गया है, सफाई भी आई है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला था और उसमें बाइडेन प्रशासन ने बतौर स्टेट ये फैसला लिया हो ऐसा नहीं है, लिहाजा सफाई देने में वो लगे हुए। तो कुल मिला के अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन हो, टेंशन्स आगे बढ़ें, समझाने की कोशिश होगी और चीन भी अपना एग्रेशन दिखाकर एक वक्त के बाद संभवतः सेटल डाउन हो जाए, यही उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल युद्ध की कोई स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जानकारों की नज़र में नहीं है और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का भी नज़रिया यही है कि चीन इस वक्त कोई फुल स्केल युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है। हाँ, वो अपनी बात उसको रखना है क्योंकि एग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ा था, उसी लिहाज से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा या नहीं ये कल पता चल जाएगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज दूसरा दिन है और कल पॉलिसी का ऐलान होना है। बढ़ती महंगाई और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार भी ब्याज दरें बढ़ाएगा। एक्सपर्ट्स रेपो रेट में 0.35% से 0.50% के बीच बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। दरअसल महंगाई लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है। लगातार 6वें महीने महंगाई एमपीसी के कंफर्ट लेवल से ऊपर है। इसके अलावा यूएस फेड ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महंगाई को पाटने के लिए ब्याज दरों को 1.25% से बढ़ाकर 1.75% कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1995 के बाद ब्याज दरों में इस बार सबसे बड़ी वृद्धि की है।
वहीं ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने लगातार 12वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ब्याज दरों में केंद्रीय बैंकों की तरफ से लगातार हो रही बढ़ोतरी की अहम वजह है महंगाई और दुनिया में मंदी की आशंका। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बड़ी चेतावनी भी जारी की है। बैंक ने कहा है कि इस साल ब्रिटेन में मंदी आ सकती है। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस मंदी से 2023 तक उबरने की संभावना नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दुनिया पर मंदी की तलवार वैसे ही लटकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने पिछले महीने ही कहा था कि मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे मंदी की आशंका आन पड़ी है। वहीं आईएमएफ जहां अभी मंदी की आशंका जाहिर कर रहा है, वहीं ब्रोकरेज जो फर्म नोमुरा होल्डिंग्स ने कहा है कि अगले 12 महीनों में मंदी दस्तक देगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नोमुरा होल्डिंग्स ने संभावना जाहिर की है कि अगले 12 महीनों में यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यूएस में मंदी आ सकती है। उनके मंदी में जाने की आशंका है। मंदी की आशंका को देखते हुए भारत समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहेंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंकों का पहला फोकस महंगाई को काबू में लाना है। और पॉलिसी में ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर जी बिजनेस ने एक एक्सपर्ट पोल भी कराया है। एक्सपर्ट पोल की राय क्या है, मेरे सहयोगी वरुण दुबे बता रहे हैं। देखिए, हमारे पोल में सबसे पहला सवाल जो हमने अपने पोल पार्टिसिपेंट से पूछा वो ये था कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि बढ़ोतरी होनी है ये तो पक्का है, लेकिन कितनी बढ़ोतरी होनी है ये सबसे बड़ा सवाल था। और हमारे जो कुल पोल पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से 67% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि इस बार 35 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आरबीआई करने वाला है। 33% लोगों का मानना था कि करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आरबीआई कर सकता है। हमारा अगला सवाल था कि इस बार के साथ साथ पूरे FY23 में कितना रेट हाइक होगा, तो यहाँ पे 67% लोगों का कहना था कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक आरबीआई पूरे साल में करेगा, और 33% का कहना था कि 100 बेसिस पॉइंट के आसपास यानी कि 1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। यानी कि दोनों क्वेश्चंस को अगर आप मिला ले तो इस बार 35 बेसिस पॉइंट और आने वाले समय में करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की और बढ़ोतरी हो सकती है। हमारा अगला सवाल था कि क्या रिवर्स रेपो में आरबीआई कोई भी बदलाव करेगा, तो यहाँ पे 100% लोगों का कहना था कि नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्या सीआरआर में कोई बदलाव करेगा आरबीआई, ये हमारा उसके बाद का सवाल था। यहाँ भी लोगों का कहना था कि नहीं, 100% लोग मान रहे थे कि यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई का पॉलिसी स्टैंस, आपको याद होगा पिछली बार एकोमोडेटिव वर्ड आरबीआई ने यूज़ नहीं किया था, तो इस बार हमने पूछा कि क्या आरबीआई अपना स्टैंस बदलेगा, तो यहाँ पे 67% पोल पार्टिसिपेंट का कहना है कि हाँ आरबीआई बदलेगा, 33% का कहना है कि नहीं, आरबीआई नहीं बदलेगा। अगला सवाल इन्फ्लेशन को लेके था कि क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को फिर से बदलेगा, क्योंकि लगातार 3 पॉलिसी से बदल रहा है। तो यहाँ 67% लोगों का कहना था कि हाँ बदलेगा, 33% मान रहे थे कि नहीं बदलेगा। और इसमें से काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि आरबीआई इस बार अपने इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है उसको स्लाइटली घटाए। देखते हैं कि आरबीआई क्या करता है। जीडीपी फोकास्ट को लेकर हमारा आखिरी सवाल था कि क्या आरबीआई अपने जीडीपी फोकास्ट जो है उसमें कोई बदलाव करेगा, क्या उसको कम करेगा, तो यहाँ पे 100% लोगों का मानना था कि नहीं, आरबीआई इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। तो इस पूरे पोल को अगर आप देखेंगे तो इस बार करीब 35 बेसिस पॉइंट, FY23 में पूरा मिला के करीब 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक आरबीआई कर सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है उसमें आरबीआई थोड़ा बदलाव करेगा और अपना स्टैंड जो है वो आरबीआई इस बार बदल सकता है। चलिए, अब चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने हमारा पोल भी देखा, उसमें जो जानकारों की राय है वो भी देखी, और जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है सर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का, कूल ऑफ करना है इन्फ्लेशन को, उस ट्रेंड को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका क्या अनुमान है? बहुत क्लियरली ये तो सबने कहा है कि रेट तो बढ़ना ही है, और मैं भी मानता हूं कि आरबीआई रेट बढ़ाएगी। मोस्टली 35 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ना चाहिए, और मेरा मानना है कि पूरे साल के लिए लगभग 60 टू 70 बेसिस पॉइंट के बीच में ये पीक हो जाएगा। इसके जो कारण है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यू सी, ग्लोबल जो इकोनॉमीज है, जो इकोनॉमीज में आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि वहां पे रिसेशन आएगा, वो सारी एडवांस इकोनॉमीज है। बहुत क्लियरली एडवांस इकोनॉमीज में रिसेशन की फियर ज्यादा है, और जो हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज है जो इनवर्ड ज्यादा है, मतलब कि डोमेस्टिक इकोनॉमी उनकी ज्यादा मदार है जीडीपी के ग्रोथ के लिए, वहां पर रिसेशन की इतनी फियर नहीं है।
तो मेरे हिसाब से आरबीआई 60 या 70 बेसिस पॉइंट का जो बढ़ोतरी है वो करके रुक जाएगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस है, अब जैसे लेट्स लुक एट इट, व्हीट की प्राइस, राइस की प्राइस लगभग 20% घट चुकी है पिछले 3 महीनों में। हम मई 2022 को अगर बेस में ले तो आज की तारीख में व्हीट और राइस में लगभग 20% की घटोतरी हो गई है। वैसे ही हम देखें कि सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, तो उसमें भी 20 से लेके 35% की कमी आ चुकी है। आयरन ओर की प्राइस कम हो चुकी है, कॉपर की प्राइस कम हो चुकी है, और हम जो जिसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूरिया, उसकी भी प्राइस कम हो चुकी है लगभग 5%। तो ओवरऑल हम जो इंपोर्ट करते हैं या जिसके ऊपर हमारा सीपीआई बढ़ा था, वो सब ट्रेंड्स आज की तारीख में नेगेटिव होते दिख रहे हैं। तो आप क्या ये सजेस्ट कर रहे हैं सर कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो रिजर्व बैंक के अपर टॉलरेंस बैंड से यानी कि 6% से ऊपर लगातार बना हुआ है, और हमने 6th मंथ में देखा जून में लगातार ऊपर था, आप देख रहे हैं कि वो भी ठीक होगा, 6 से नीचे आएगा? डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी हुई थी वो इंटरनेशनल प्राइस की वजह से बढ़ी थी। अब अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही है तो ये अपने आप कम होना ही है। और हमारी जो लास्ट ये इन्फ्लेशन की हुआ था 7.01% पे डिक्लेयर हुआ था सीपीआई इन्फ्लेशन, उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ वेजिटेबल काफी बढ़ा था, लगभग 17% से वेजिटेबल बढ़ा था, वेजिटेबल इन्फ्लेशन। तो वो तो हम सबको पता है कि यहाँ पर इंडिया में जैसे वो कार्टल्स, ये वो सब 3-4 चीजों में वो खेलते रहते हैं, तो उन्होंने उसका फायदा लेके काफी पैसा कमा लिए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। आज की तारीख में रिस्क सिर्फ 2 चीज का है, मुझे जो दिख रहा है इंडिया की इन्फ्लेशन में। वो सबसे बड़ा रिस्क है कि जैसे कि राइस है, राइस का एरिया अंडर कल्टीवेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर लगभग 12% कम हो चुका है। तो ये एक राइस की प्रोडक्शन हमारी कंपेयर टू लास्ट ईयर कम होनी है। वैसे ही उड़द जो है, जो पल्सेस में आ जाती है, उसका भी लगभग 12 से 13% एरिया अंडर कल्टीवेशन कम है। पल्सेस का बाय एंड लार्ज सेम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन उड़द का कम है, राइस का कम है। तो एक जो मॉनसून के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि मॉनसून नॉर्मल है, नॉर्मल परसेंटेज टर्म्स में है, लेकिन काफी सारे एरियाज में आज की तारीख में बारिश नहीं हुई है, खास करके हमारा ईस्टर्न इंडिया। तो डेफिनेटली एक ये रिस्क है, वो बना रहेगा, जिसकी इम्पैक्ट अपने को अक्टूबर नवंबर में पता चलेगी। लेकिन ओवरऑल जो थीम है, जो प्राइस बढ़ी थी, वो इंटरनेशनल प्राइस से बढ़ी थी, वो कम होना चालू हो चुका है। तो हमें डेफिनेटली 6% की ओर जाता हुआ ट्रेंड दिखाई देगा एवरी मंथ, मंथ ऑन मंथ। ऑल राइट सर। और जो इंटरनेशनल, आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद तमाम मोर्चों पर राहत के बावजूद मंदी की आशंका जो है सर, वो तमाम देशों में है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, सबके सेंट्रल बैंक लगातार तमाम उपाय अपना रहे हैं, और वहां पर आशंका यही जाहिर की जा रही है 9% से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है अमेरिका और ब्रिटेन में। तो जो ग्लोबल मंदी की जो आशंका है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं भारत पर? डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में हमारा जो हिस्सा है वो लगभग 2% या उससे भी कम है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी ज्यादा है, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। इंपोर्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कुछ 2-3 चीजों के लिए है, जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे डिस्क्रिशनरी है। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है, और हमने सैंक्शंस नहीं किए हैं। ये सारी इकोनॉमीज जिसमें मंदी की बात चल रही है, इन्होंने एक्चुअली किया है सैंक्शंस, और सैंक्शन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इन्फ्लेशन की वजह से कंजम्पशन कम होगा, उसकी वजह से मंदी होगी। हमने ना तो सैंक्शन किए हैं, ना हमारी ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टेड है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजम्पशन है। तो इंडिया में मंदी नहीं होगी, लेकिन यस, हमारा जो जीडीपी है, या तो ये साल, ये महीने की, अभी जो कल जो आरबीआई पॉलिसी होगी उसमें, या अगली वाली में, हम 2 चीज देखेंगे। एक है जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% से बिलो आ जाएगा, और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट वाइडन हो जाएगा। ये 2 अनाउंसमेंट टाइमिंग करेगी आरबीआई अनाउंस करने का, लेकिन ये होने जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ नीचे आ जाएगा और फिस्कल डेफिसिट थोड़ी वाइडन हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि कमेंट्री का हिस्सा हो सकता है ये दोनों अनाउंसमेंट कल? मोस्टली होना चाहिए।
लेकिन अगर नहीं किया तो अगले में करेगी। आरबीआई टाइमिंग में अच्छा काम कर लेती है, तो टाइमिंग करेगी आरबीआई। ओके। क्योंकि अभी जो डेटा आया है आईआईपी का, वो दिखने में स्ट्रांग है, लेकिन वो बेस इफेक्ट की वजह से है। अगर और बेस इफेक्ट हम निकाल दें तो थोड़ी स्ट्रेंथ है। वो जो उसका जो इफेक्ट है रेट इंक्रीज का, मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं कि रेट इंक्रीज की सबसे बड़ी इंपैक्ट कहाँ होगी। लगभग 33 करोड़ लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने पर्सनल लोन्स ली हुई हैं, या तो वो हाउसिंग है या व्हीकल है या कोई और है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन्स है। तो 33 करोड़ लोगों, तो उनके ऊपर जो इंक्रीज का इफेक्ट होगा, उसका डायरेक्ट कंजम्पशन रिलेटेड, खास करके डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जिसको कहते हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, गोल्ड हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए, नया घर हो गया, वो सबके ऊपर उसकी इफेक्ट पड़ेगी और वो स्लो डाउन कर देगा डिमांड को। ओके। तो जीडीपी कम होना ही है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट आरबीआई शायद थोड़े टाइम बाद करे, शायद कल ना भी करे। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच अतुल जोशी सर, आपने वक्त निकाला और पॉलिसी से रिलेटेड अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे, क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज आप हर पॉलिसी की तरह इस पॉलिसी में भी देखेंगे। कल सुबह 9:45 से लगातार देखिए सिर्फ जी बिजनेस पर क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल होगा। अजय बग्गा सर हमारे साथ होंगे, अतुल जोशी सर तो होंगे ही, साथ ही साथ में हमारे साथ महेंद्र कुमार बाबू सर भी होंगे, जो आपको विस्तार से बताएंगे क्रेडिट पॉलिसी के तमाम पहलू, क्या निकल कर आ रहा है, एक आम आदमी के लिए क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या है, ये तमाम पहलू 9:45 से लगातार कल। बाजार की बात कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में निफ्टी 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,400 के करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 52 अंक लुढ़ककर 58,300 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 234 अंक टूटकर ये 37,755 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए अब मार्केट में एक्शन और आगे की तैयारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या स्थिति नजर आ रही है फिलहाल, बाजार की चाल कहां जाती हुई दिखाई दे रही है संदीप सर? देखिए, बाजार में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि शॉर्ट पोजीशंस भी है और कुछ शॉर्ट कवरिंग और भी आएंगी आगे भी, और मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल्स पे बाइंग आ रही है और ग्लोबल क्यूज भी कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं। पहले इंडियन मार्केट्स ने अगुवाई की थी और आउट परफॉर्म किया था, ग्लोबल क्यूज भी बेहतर हो रहे हैं। बट अगेन देखना, कल बहुत बड़ा दिन है इंडियन मार्केट्स के हिसाब से भी। क्रेडिट पॉलिसी है, उसमें क्या रुझान आता है, कैसे अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो वो देखना होगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, जो कि अभी भी स्मॉल कैप्स की बात करूं पर्टिकुलरली, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, तो वहां पे अच्छे रिजल्ट जहां आ रहे हैं और सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक, वहां पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ऊपर के लेवल पे सर्टेनली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। संदीप सर, अब रेट हाइक तो मेरे ख्याल से सबको ही एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात जो पॉलिसी में आप देखना चाहें जिससे कुछ अलग मार्केट का नजरिया दिखाई दे? हाँ, बात सही है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 35 बेसिस पॉइंट्स तक तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा होती है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि कैसा आगे के प्रेडिक्शंस आते हैं, क्या इन्फ्लेशन के नंबर्स के बारे में बोलते हैं, इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं, ग्लोबल क्यूज के बारे में बोलते हैं, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं जो नए अराइज हो रहे हैं। तो इन सब के ऊपर भी गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स को मार्केट बहुत ध्यान से सुनेगा और उसके बाद रिएक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका, थैंक यू सो मच। देश में खाने पीने की चीजों पर बढ़ती महंगाई के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आसमान पर पहुंच चुके खाने के तेल की कीमतों में आने वाले हफ्तों में कमी आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में कितनी राहत मिल सकती है, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, बताइए कितना सस्ता हो सकता है खाने का तेल? देखिए, खाने का तेल जो है अगले 10 दिनों में 10 से 12 रुपए और सस्ता हो सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आज सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें कि ऑयल कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज और इंपोर्टर्स, इन सबको बुलाया था। इसके पहले मंगलवार को भी एक बड़ी बैठक थी, उसमें कि सोयाबीन
और सनफ्लावर इंपोर्टर्स को बुला के सरकार ने जानना चाहता कि एक्चुअली स्थिति क्या है मार्केट में इस समय, स्टॉक्स की क्या उपलब्धता है और दाम क्या है। उसके बाद आज की बैठक में सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटती कीमतें हैं इसको आप पास ऑन कीजिए, और जिसका कि अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 8 से 12 रुपए तक अलग अलग वैरायटी के जो तेल है, खाने के तेल है, उनके दाम कम हो सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो खाद्य तेल का सारा जो आपूर्ति होती है उसमें 65% से 70% तक का हिस्सा जो है आयात पर निर्भर करता है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो सरकार ने ये कहा है कि जब वहां कीमतें कम हो रही है तो उसको पूरी तरीके से अगर पास ऑन करते हैं तो एक मोटा जो रूम बनता है पास ऑन करने का वो 18 से 22 रुपए का है। तो आप अगर 10 से 12 रुपए का दाम कम करते हैं तो इससे आपका नुकसान की जो भरपाई है वो भी पूरी हो जाएगी और कस्टमर को या कंज्यूमर को जो एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर ये है आम आदमी के लिए कि त्योहारों के सीजन में उसको सप्लाई भी पूरी मिलेगी और खाने के तेल की कीमतों में भी 10 से 12 रुपए की राहत देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया। अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये वाकई में त्योहारों से पहले एक आम आदमी के लिए, एक आम कंज्यूमर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस ले लिया है। ध्यान रहे, वापस लिया है, इसे रद्द नहीं किया है। सरकार अब नए सिरे से इस बिल को संसद में लाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल बिल के प्रस्तावित मसौदे के कुछ हिस्सों को लेकर सिविल सोसाइटीज और विपक्ष ने विरोध जाहिर किया था। इसके बाद इस मामले को जेसीपी को भेज दिया गया। पार्लियामेंट्री पैनल ने बिल में 81 संशोधन और 12 सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने उन सिफारिशों पर अमल तो नहीं किया, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए इसे वापस जरूर ले लिया है। आज के दौर में सरकार हो या निजी संस्थान, डाटा सभी के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। लेकिन ये डाटा कितने सेफ और सिक्योर हैं, इसे लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पर्सनल डाटा की खरीद फरोख्त और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया था। इसका मकसद डाटा के प्रोटेक्शन को कानूनी दायरे में लाना था। सरकार ने इस बिल को फिलहाल वापस ले लिया है। कारण साफ है कि जो खामियां बिल में पाई गई उसे दुरुस्त कर सरकार फिर से इस बिल को संसद में पेश करेगी। पहले समझना होगा कि सरकार ने बिल वापस क्यों लिया। दरअसल दिसंबर 2019 में जब सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसद में पेश किया था तो इसे लेकर विपक्ष और सिविल सोसाइटीज ने बिल के कुछ हिस्से को लेकर आपत्तियां जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लोगों के पर्सनल डेटा तक पहुंच बनाने का बड़ा अधिकार मिलता है, जो ठीक नहीं है। जांच एजेंसियों को डाटा मालिक की सहमति के बिना भी उसके डाटा को एक्सेस करने के साथ डाटा प्रोसेसिंग करने की छूट को लेकर भी विरोध जताया गया था। साथ ही सरकारी एजेंसियों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के दायरे से छूट देने पर विपक्ष का कहना था कि इससे सरकारी एजेंसियों को बेहिसाब ताकत मिल जाएगी, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। वहीं निजी कंपनियों की ओर से उनके डेटा की तमाम जानकारियों को सरकार के साथ साझा करने पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जेसीपी को कुल 93 सुझाव मिले थे, जिसके आधार पर पार्लियामेंट्री पैनल ने बिल में 81 संशोधन और 12 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। फिलहाल बिल की खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है। जानना जरूरी है कि जेसीपी ने अपने सिफारिशों में क्या कहा। सुझावों और सिफारिशों के मुताबिक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे में गैर व्यक्तिगत डाटा और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर द्वारा जुटाए जाने वाले डाटा को भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। इसके दायरे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही सुझावों में कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय डाटा को विदेश भेजे जाने पर रोक होनी चाहिए। साथ ही ने भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी किया जाए। डाटा लीक होने पर दोषी कंपनियों पर 15 करोड़ तक का जुर्माना या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर का 4% रकम वसूलने का प्रावधान होना चाहिए। डाटा उल्लंघन के छोटे मामलों में जुर्माने की राशि 5 करोड़ या ग्लोबल टर्नओवर का 2% तय किया जाए। इसके अलावा डेटा लीक को लेकर कंपनी को 72 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए बाध्यकारी बनाने का सुझाव दिया गया है। कंपनियों के लिए हर ग्राहक के अकाउंट को अनिवार्य तौर पर वेरीफाई करने की बात कही गई है। अपने सुझाव में जेसीपी ने यह भी कहा है कि डाटा संबंधी किसी विवाद की सुनवाई के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने के साथ इसे लेकर एक अथॉरिटी बनाई जाए। फिलहाल सरकार जेसीपी की सिफारिशों पर गौर करेगी और नए सिरे से पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाएगी।
ताकि डाटाबेस्ड लाइफ के दौर में लोगों की निजता को कानूनी दायरे में रखते हुए इसे सेफ एंड सिक्योर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंटरनेट युग में मोबाइल से दूरी की कल्पना करना मुश्किल है। आजकल हर कोई मोबाइल पर घंटों बिता देता है। एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय लोग मोबाइल ऐप्स पर हर दिन 4 से 5 घंटे बिता रहे हैं। इंटरनेट, ढेर सारे ऐप्स और मोबाइल, आज दुनिया भर के लोग इन 3 चीजों में कहीं ना कहीं खोए नजर आते हैं। लेकिन आप रोजाना मोबाइल ऐप पर कितना वक्त बिताते हैं, इसका हिसाब आप भले ही ना लगाएं, लेकिन डाटा इंटेलिजेंस फर्म data.ai ने जरूर हिसाब किताब किया है। फर्म के मुताबिक दुनिया के दर्जनों देशों के लोग मोबाइल ऐप्स पर हर दिन 4 से 5 घंटे बिताते हैं। जिन ऐप्स पर यूजर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं उनमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2020 में मोबाइल ऐप यूज करने की ग्रोथ थोड़ी कम हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसमें जबरदस्त उछाल आया। इस दौरान यूजर्स ने वर्क, शॉपिंग, बैंकिंग और गेमिंग के साथ साथ ऑनलाइन क्लास, मीटिंग्स, स्कूल और इवेंट्स के लिए भी ऐप यूज किए। रिपोर्ट में 2022 की दूसरी तिमाही में कुछ बाजारों के आंकड़े शेयर किए गए हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान सिंगापुर में यूजर्स हर दिन 4.1 घंटे ऐप्स पर गुजार रहे थे। फिलहाल ये आंकड़ा 5.5 घंटे से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में यूजर्स 2020 में 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त ऐप्स पर बिता रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये आंकड़ा करीब 5 घंटे पर पहुंच गया। इन देशों के अलावा जहां के लोग मोबाइल ऐप्स पर 4 से 5 घंटे बिताते हैं, उनमें भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा समेत अन्य देश शामिल हैं। इनमें इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्राजील में यूजर्स हर दिन 5 घंटे से भी ज्यादा समय ऐप्स पर बिता रहे हैं। Data.ai के मुताबिक ऐप यूजर्स ये आंकड़ा लंबे समय तक बना रह सकता है। रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि मोबाइल यूजर्स ने लॉकडाउन में जिन ऐप्स का इस्तेमाल शुरू किया था, उनका इस्तेमाल लॉकडाउन के बाद भी जारी रखा है। लोगों के ऐप यूजर्स बिहेवियर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। मोबाइल में कई काम निपटाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको स्क्रीन टाइम कम करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार पुलिस फिर से एक वीडियो के बाद चर्चा में है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक मामले में छानबीन के लिए जब पुलिस टीम बिना वर्दी के वहां पहुंची तो लोगों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस टीम को गांव वालों ने घेर कर वहीं बैठा लिया। अगर आप कोई अधिकारी हैं और बिना सही यूनिफॉर्म के किसी मामले की कार्रवाई के लिए पहुंच जाएंगे तो आपका भी वही हाल हो सकता है जो ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार का हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार का सादी वर्दी में जाना लोगों को ठीक नहीं लगा। लोगों को लगा कि ये नकली पुलिस वाले हैं। भीड़ में ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार और ट्रेनी एसआई सियाराम यादव को गांव में ही बैठा लिया गया और कहा कि 112 पर कॉल करने के बाद ही जाने देंगे। ट्रेनी एसआई सियाराम यादव लोगों को समझाते रह गए, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं हुए। प्रशासन आ रहा है, 112 नंबर आ रहा है, 112 आ रहा है, 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, 112 आ रहा है, डीएसपी साहब 112 से बड़ा नहीं। दरअसल मानपुर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जगदीशपुर गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। बुधवार को एक गाड़ी और बाइक से कुछ लोग विवाद वाली जगह पर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि उन्हें महिला के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। लोगों में ट्रेनी डीएसपी और ट्रेनी एसआई सियाराम यादव बिना वर्दी के ही पहुंच गए थे। सादी ड्रेस में पहुंचे लोगों ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद तो लोगों ने टीम पर ही सवाल उठा दिए और पूछने लगे कि आखिर वो लोग कौन हैं, और भीड़ ने पुलिस को ही पुलिस बुलाने की धमकी तक दे डाली। हालांकि ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार का बिना वर्दी कहीं भी पहुंचने का ये पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी अग्निपथ को लेकर इसी थाना क्षेत्र में हुए हंगामे के बाद ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार इसी तरह बिना वर्दी के ही पहुंच गए थे और वहां भी उन्हें इसी तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ा था। गया से जयप्रकाश की रिपोर्ट, जी मीडिया।